दोस्तों, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स दुनिया भर के महान राजाओं और उनकी ग्लोरी की कहानियों से भरी हुई है। ऐसे ही एक कहानी है भारत के मौर्य डायनेस्टी के रूलर अशोका द ग्रेट की, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य को एशियंट इंडिया का सबसे पावरफुल किंगडम बना दिया था। दोस्तों, साल 1837 तक भारत के लोगों को अशोक के महानता के बारे में पता ही नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि मुगल बादशाहों के भी पहले हमारे देश में ऐसा कोई राजा हुआ जिसने भारत के सबसे बड़े हिस्से पर कब्जा किया था, क्योंकि अशोक के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने समय में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक सरकार के अंदर किए थे। तमिलनाडु और केरल को छोड़कर आज का पूरा भारत, आज का पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान का पूर्वी भाग अशोका के अधिकार क्षेत्र में था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अशोका के इस लाइफ ट्रेजेक्टरी के बारे में और समझेंगे कि कैसे अशोका कई लोगों को कई रूपों में दिखाई देते हैं। आखिर क्यों अशोक अहिंसा के मार्ग को चुने? तो चलिए शुरू करते हैं उस कहानी को जो बदल गई भारत की तकदीर। सम्राट अशोक की कहानी। दोस्तों, 304 ईसा पूर्व में राजा बिंदुसार और धर्मावती के पुत्र ने पाटलिपुत्र में जन्म लिए। उनका बचपन अलग था, उनमें एक अलग तीव्र एक जुनून था जो उन्हें सबसे अलग करता था। बात है 326 बीसी की, जब पूरी दुनिया को जीतने का सपना लेकर अलेक्जेंडर मैसेडोनिया से व्यास नदी पहुंचा, मगर भारत के सबसे पावरफुल किंगडम नंद डायनेस्टी के खौफ से उनकी सेना आगे जाने से मना कर दी, जिसकी वजह से अलेक्जेंडर को वापस जाना पड़ा। दोस्तों, अलेक्जेंडर भारत से ज्यादा कुछ अचीव तो नहीं कर पाया, लेकिन उसने नॉन वेस्टर्न इंडिया की राजनीति को डिस्टेबलाइज करके रख दिया था, जिसका फायदा उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने 320 बीसी पंजाब में मौर्य किंगडम को स्थापित किए थे, जिसके बाद नंद डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय और खुद को मगध का राजा घोषित किए। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार की 16 पटरानियां थीं और उनके 101 पुत्र थे, जिनमें से एक अशोक भी थे, जिन्होंने राजनीति और युद्ध विद्या दोनों में ही अपना जलवा दिखाए। उनके गुरु उन्हें सिखाते थे कि युद्ध सिर्फ तलवार से नहीं, बुद्धि से भी जीता जा सकता है, जिसके बाद धीरे धीरे वो अपने वीरता और सोच से सबका दिल जीत लेते हैं। लेकिन किस्मत उनके लिए कुछ और लिख चुकी थी, क्योंकि बिंदुसार के बाद जब राज्य में राजगद्दी के लिए लड़ाई हुई तो अशोक ने अपने ही भाइयों को हराकर मौर्य साम्राज्य के सम्राट बनते हैं। पर अशोक का राज सिर्फ ताकत और शक्ति पर नहीं था, उनमें था एक बड़ा सपना, एक बड़ी सोच, जिसकी वजह से वो भारत से ईरान तक अपना साम्राज्य फैला पाए और मौर्य साम्राज्य को उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य माना गया। लेकिन अशोक के अंदर अभी भी एक युद्ध चल रहा था, जो चाहता था कि पूरा भारत उनके राज्य के नीचे हो। अशोक के नियम। दोस्तों, सत्ता में आते ही अशोक में रूटलेसनेस की कहानी शुरू होती है। किंगडम में एक टॉर्चर विजन बनाए जाते हैं, जिसको अशोक अहिल कहते हैं, जहां बिजनेस और रेबल्स को दर्दनाक सजाएं दी जाती थीं। अशोक से उनके वो मिनिस्ट्री भी नाराज हो जाते हैं जो उन्हें राजा बनाने के लिए उनके साथ खड़े थे। लेकिन अशोक अपने चक्रवर्ती बनने के सपने के लिए साम्राज्य को उसके चरम पर पहुंचा देते हैं। लेकिन अशोक की ये पॉलिसी एक विपिस साइकिल की तरह होती है, क्योंकि इतने बड़े एम्पायर और राइजिंग मिलिट्री का मैनेजमेंट पुअर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से काफी एक्सपेंसिव हो जाता है, जिसे कंपनसेट करने के लिए और नई टेरिटरीज को जोड़ना जरूरी हो जाता है। और ये सब इसलिए क्योंकि लैंड रेवेन्यू भी इनकम का सोर्स था उस समय में। मगर अचानक से आता है एक टर्निंग पॉइंट। 261 बीसी का समय, कलिंग युद्ध। कलिंग आज का उड़ीसा एक आजाद राज्य था जो अशोक के अधिकार में नहीं था, जिसे जीतने के लिए अशोक सेना भेजते हैं। ये युद्ध इतना भयानक होता है कि 1 लाख लोग मारे जाते हैं और 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को बंदी बना लिया जाता है। लेकिन अशोक जब युद्ध के मैदान को देखते हैं, जहां चारों तरफ लाशें बिछी हुई थीं, जमीन खून से लाल और रोते चिल्लाते लोग, ये सब देखकर उनके अंदर कुछ टूट जाता है और वो कहते हैं, अगर इस विजय का मतलब मौत और दर्द है तो
तो मैं ऐसी विजय नहीं चाहूंगा। दोस्तों, कलिंग युद्ध में हुई भीषण हिंसा और रक्तपात से सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाता है, जिसके बाद वो तलवार छोड़ देते हैं, यानी युद्ध का त्याग करते हैं और बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, क्योंकि ये घटना उनके जीवन को पूरी तरह बदल कर रख देती है और वे शांति, अहिंसा और करुणा के प्रतीक बन जाते हैं। उनका यह सपना थंब विजय का था, जिसमें सैन्य विजय की जगह आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों का प्रचार किया गया। उन्होंने अपने राज्य में थंब महामानता बनवाए, जो लोगों तक दया, प्रेम और न्याय का संदेश पहुंचाते थे। उन्होंने अशोक पिलर्स बनवाए, जिसमें लिखा था सब लोग मेरे बच्चे हैं। और तो और आज के भारत के तिरंगे में जो अशोक चक्र है, वो उनके ही थंब का प्रतीक है, ज्ञान, न्याय और शांति का। इसीलिए उनके एडिक्टर्स उन्हें देव प्रियदर्शी कहते हैं, जिसका मतलब होता है देवताओं का प्रिय और सभी पर दया करने वाला। दोस्तों, गवर्नर्स के अलावा अशोक का कंट्रीब्यूशन भी आर्किटेक्चर में भी इन्वेंशन था, इसीलिए उन्होंने स्टोन सबमरीन का पिलर बनवाए थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है अशोकन पिलर्स। सारनाथ के लायन कैपिटल को तो आप जानते ही होंगे, जो हमारे नेशनल एम्बलम में अडॉप्ट किए गए हैं। अशोक पिलर को लोक भाषा पाली, प्राकृत और आरामिक में लिखा गया है। धर्म और अशोक का विस्तार। दोस्तों, अशोक ने बौद्ध धर्म का संदेश सिर्फ भारत में ही नहीं, नेपाल, बर्मा और अफगानिस्तान तक भेजे थे। उनके बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किए थे। अशोक सिखाते हैं कि सबसे बड़ा विजय तलवार से नहीं, दिल से जीती जा सकती है। ऐसे और इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।